बहुत पुराने समय की बात है कि एक मैदानी इलाके के दक्षिणी हिस्से में एक सुंदर और उपजाऊ गांव था। उसका नाम नूर सदात था। वहां जो लोग रहते थे उनमें से ज्यादातर का काम खेती करना था। अब्दुल्ला भी गांव के दूसरे लोगों की तरह खेती बाड़ी करता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो सारा दिन हल चलाता और काम करता था। उसके पास कुछ गाय भैंस भी थी जिनका दूध बेचकर वो खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। वो एक हंसमुख आदमी था। वो हर वक्त खुद भी हंसता रहता और किसी और को भी रोता हुआ नहीं देख सकता था। अब्दुल्ला जब 25 साल का हुआ तो उसने शादी कर ली। उसकी पत्नी जैनब भी उसी की तरह थी, हर वक्त खुश रहने वाली और दूसरों के दर्द को समझने वाली। वे दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। कुछ साल बीत गए। अब्दुल्ला ने जमा किए हुए रुपयों से कुछ और जमीन खरीद ली। अब उनके पास भगवान की दी हुई हर सुख सुविधा थी, सिवाय संतान के। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। संतान न होने के बावजूद अब्दुल्ला और जैनब दूसरों के सामने अपने दुख को जाहिर नहीं करते थे। गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे हर किसी के दुख और सुख में शामिल होते थे। लेकिन फिर भी उन दोनों को बच्चों की बहुत इच्छा थी। जब वे किसी बच्चे के रोने या हंसने की आवाज सुनते, किसी छोटे बच्चे को अपनी तोतली भाषा में बातें करते हुए देखते, तो वे बच्चे की कमी को बहुत गहराई से महसूस करते। अभी पिछले दिनों रहमत ने, जो गांव का ही रहने वाला था, अपने बेटे के जन्म की खुशी में एक कार्यक्रम रखा। वे दोनों वहां गए, लेकिन वापसी पर जैनब बहुत खामोश थी। अब्दुल्ला ने उससे कारण पूछा तो वो रोने लगी और बोली कि अगर हमारा बच्चा होता तो हम भी उसकी खुशी में कोई दावत कर सकते थे। अब्दुल्ला जब भी कोई खाने पीने की चीज लाता, वे दोनों खाते और बाकी गांव के बच्चों को देते या पड़ोसियों को देना पड़ता। तब वो कहता, अगर हमारा कोई बच्चा होता तो मोहल्ले के बच्चों की बजाय ये चीज वो खाता। जैनब गांव के सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सब बच्चे उससे बहुत घुले मिले थे। गुड्डू को दवा पिलानी होती तो जैनब को बुलाया जाता। नन्ना जख्म की पट्टी कराने जैनब के पास आता। मोती के माता पिता गरीब थे, इसलिए जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो जैनब के पास आती और जैनब ही उसकी जरूरत की चीज खरीदकर जरूर देती। इसके अलावा समय समय पर वो मोती के माता पिता की आर्थिक मदद भी करती रहती। जैनब एक बड़े दिल वाली औरत थी। वो न सिर्फ मोती के माता पिता और दूसरे गरीब लोगों की थोड़ी बहुत मदद करती, बल्कि उसने बहुत सी गरीब लड़कियों की शादी भी करवा दी थी जिनके माता पिता उनको दहेज नहीं दे सकते थे। जैनब जब भी कोई मजेदार चीज पकाती तो गांव के सभी बच्चों की दावत करती या सबके घरों में भिजवा देती। जब वो गांव के बच्चों को मैदान में खेलता देखती तो सोचती, काश मेरा भी कोई बच्चा होता। सुबह सुबह उठता, खेलने जाता और दोपहर को जब थक जाता तो आकर कहता, मां रोटी दो। फिर जब थोड़ा बड़ा होता तो वो उसे गांव के स्कूल में दाखिल करवाती। पढ़ लिख कर वो बड़ा अधिकारी बन जाता। उसके और अब्दुल्ला के बुढ़ापे का सहारा होता। जैनब को बच्चों की तरह पक्षियों से भी बहुत प्यार था, इसलिए वो रोजाना सुबह सुबह अपने घर के आंगन में मिट्टी के प्याले में पानी भरकर रख देती और चावल, मक्का और गेहूं के दाने फैला देती। और इसी वजह से उसके घर बहुत पक्षी आते और वो उन खूबसूरत पक्षियों को देखकर खुश होती रहती। उसके घर के कमरों की छतों की लकड़ियों पर भी चिड़ियों के घोंसले थे और वो सफाई करते समय ध्यान रखती कि उनको नुकसान न पहुंचे। कुछ दिनों से अब्दुल्ला की तबीयत खराब थी। उसे हल्का हल्का बुखार था। जैनब ने उसे बहुत कहा, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर खेतों पर चले जाना। लेकिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मुझसे खाली नहीं बैठा जाता। वैद्य जी से दवा तो ले आया हूं। मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। और फिर वो नाश्ता करके खेतों पर चला गया। शाम को जब वापस आया तो उसका बुखार तेज था। जैनब उसे वैद्य जी के पास ले गई। उन्होंने कहा कि धूप में काम करने की वजह से बुखार तेज हो गया है, अब्दुल्ला को आराम करना चाहिए और दवा दे दी। सुबह को अब्दुल्ला की तबीयत कुछ ठीक थी, इसलिए
वो वैद्य जी की सलाह की परवाह किए बिना खेतों पर चला गया। शाम को वापस आया तो उसका बुखार बहुत तेज था। वो आते ही चारपाई पर लेट गया। जैनब उसकी हालत देखकर घबरा गई और फौरन वैद्य जी को बुला लाई। वैद्य जी ने अब्दुल्ला को देखा और कहा कि इसे लू लग गई है। मैंने कहा था कि इसे आराम करना चाहिए, मगर ये दिन भर खेतों में काम करता रहा। वैद्य जी दवाई देकर चले गए। जैनब ने अब्दुल्ला को समय पर दवाई पिलाई और जो कुछ भी वैद्य जी ने बताया वो बनाकर अब्दुल्ला को खिलाया। लेकिन उसका बुखार तेज ही होता गया और दूसरी शाम को अब्दुल्ला जैनब को अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया। जैनब बहुत रोई धोई, मगर फिर उसे भगवान की मर्जी समझकर सब्र कर लिया। कुछ समय बाद जैनब की पड़ोसी अपने बेटे हसन को जैनब के पास लाई कि वो उसको धार्मिक किताब पढ़ा दिया करे। इस तरह जैनब ने हसन को पढ़ाना शुरू कर दिया। हसन की मां की देखा देखी और भी बहुत सी महिलाएं अपनी बच्चियों को उसके पास लाई कि वो उनको धार्मिक किताब पढ़ा दिया करे। अब जैनब के घर तमाम दिन 10-15 बच्चे पढ़ाई करते रहते। वे जैनब को जैनब मासी कहते। कुछ साल गुजरने पर जैनब का नाम ही जैनब मासी हो गया। अब गांव का हर छोटा बड़ा उसे जैनब मासी कहकर बुलाता। समय गुजरने के साथ साथ जैनब मासी के घर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही थी। इसकी वजह ये थी कि वो बच्चों से अब पहले से ज्यादा प्यार करने लगी थी। और बच्चे तो भोले होते हैं, उन्हें जहां प्यार मिले वे वहीं जाते हैं। अगर गांव की किसी महिला को कहीं जाना होता तो अपने बच्चे को जैनब मासी के पास छोड़ जाती और बच्चे भी जैनब मासी के पास बहुत खुश रहते। अब जैनब मासी बूढ़ी होती जा रही थी। उसकी नजर कमजोर हो गई थी और कम सुनाई देने लगा था। इस वजह से वो घर से थोड़ा कम निकलती थी। जैनब मासी एक बड़े दिल वाली महिला थी, नेक और पूजा पाठ करने वाली थी। जब हसन ने अपनी पढ़ाई खत्म की तो उसकी मां ने जैनब मासी की अपने घर पर बहुत बड़ी दावत की। इस मौके पर जैनब मासी को फिर बच्चे की कमी का एहसास हुआ, क्योंकि अब अब्दुल्ला तो नहीं था और जैनब मासी ये सोचती थी कि अगर उसका एक बेटा होता तो उसके बुढ़ापे का सहारा होता। जैनब मासी को कमाई की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब्दुल्ला के मरने के बाद उसने अपनी बहन से कहा था, अगर तुम्हारा पति मेरी जमीन पर काम करे तो फसल कटने पर मुनाफा आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। उसकी बहन ने अपने पति से बात की तो उसने कहा, ठीक है। इस औरत को रुपए पैसे के बारे में कोई चिंता न थी। एक दिन पड़ोसी की बच्ची आशी बीमार हो गई। जैनब मासी की पड़ोसी आई और उससे कहने लगी कि आशी बीमार है। वैद्य जी ने कहा है कि इसे खाने की जगह साबूदाना खिलाना है, मगर आशी साबूदाना नहीं खाती। इस तरह वो कैसे ठीक होगी? आप आकर जरा उसे साबूदाना तो खिला दे। जैनब मासी को जो काम भी बताया जाता वो मना नहीं करती थी और किसी छोटे बड़े को अपने किसी काम से निराश नहीं करती थी। इसलिए वो फौरन अपनी पड़ोसी के साथ चल पड़ी। आशी की तबीयत वाकई खराब हो रही थी। अब दोपहर होने को आई थी और उसने सुबह से कुछ न खाया था। जैनब मासी ने उसे समझाया कि बेटी, जब तक तुम कुछ खाओगी नहीं, ठीक कैसे होगी? और ये कि बड़ों का कहा मानने वाले बच्चों को भगवान बहुत पसंद करते हैं और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें सजा देते हैं। गांव के तमाम बच्चे जैनब मासी को बहुत पसंद करते थे। वहां उसकी कही हुई हर बात को पत्थर की लकीर समझते थे। इसलिए आशी ने उसकी बात मानकर चुपचाप साबूदाना खा लिया। तब जैनब मासी ने कहा कि अब मैं चलती हूं, कल अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगी। कुछ दिन बाद जैनब मासी अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से किसी को मिलने जा रही थी कि उसने देखा गांव के बच्चे गुलेल से नन्ही नन्ही चिड़ियों को मार रहे हैं। उसने उन बच्चों को मना किया कि इन चिड़ियों और पक्षियों को न मारो और समझाया कि इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बेजुबान पक्षियों को तंग करना और मारना बहुत बड़ा पाप है और हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि इनको तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों ने मासी की ये बात सुनी तो वो शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। उसी वक्त जैनब मासी की नजर एक चिड़िया के बच्चे पर पड़ी जो जख्मी था और पेड़ के नीचे पड़ा था।
जैनब मासी ने उसे उठाया और घर ले गई। घर आकर उसने पानी से उसका जख्म साफ किया और उस पर तेल और हल्दी लगा दी। फिर उसने चिड़िया के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उसे पानी पिलाया और उसके सामने दाने डाले। 4-5 दिन गुजरने पर चिड़िया का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वो सारा दिन खूब चूं चूं करता। जैनब मासी उसे देख देख कर खुश होती रहती। वो चिड़िया के बच्चे को मजे की चीजें खिलाती। चावल उबालती तो उसकी छोटी सी थाली में डाल देती। कभी चूरमा बनाती तो चिड़िया के बच्चे को जरूर खिलाती। एक रोज जैनब मासी को दिन के वक्त कहीं जाना था। घर में आकर पढ़ने वाले बच्चे आए हुए थे। जैनब मासी उनको घर में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि बच्चे हाथों में झाड़ू के तिनके लेकर चिड़िया के बच्चे को छेड़ रहे हैं और वो बेचारा चीख चीख कर पिंजरे में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर कोई उसे तिनका मारता। जैनब मासी को गुस्सा तो आया, मगर वो कभी भी अपने गुस्से को जाहिर नहीं करती थी। इसलिए उसने नरम लहजे में बच्चों को इससे मना किया और कहा कि ये पक्षी बेजुबान होते हैं, इसलिए अपनी तकलीफ को बता नहीं सकते। जब तुम लोगों को कोई मारता है तो तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उससे बदला लेने की कोशिश करते हो, मगर ये छोटे छोटे पक्षी तो अपना बदला नहीं ले सकते, इसलिए भगवान नाराज होते हैं। बच्चों ने जैनब मासी की बात को अच्छी तरह समझकर दिमाग में बैठा लिया। अब वे कभी भी पक्षियों को तंग न करते थे। चिड़िया का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वैसे ही वो आम चिड़ियों से अलग होता जा रहा था। उसकी चोंच नुकीली और लाल थी, उसके पंख हल्के नीले थे और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो उसका शरीर ऐसे चमकता जैसे हीरे जगमगा रहे हों। इसलिए पहले तो गांव के बच्चे उसे हीरा चिड़िया कहते। फिर जैनब मासी भी उसे हीरा चिड़िया कहने लगी और इस तरह उसका नाम ही हीरा चिड़िया हो गया। हीरा चिड़िया को अपने नाम की इतनी पहचान हो गई थी कि अब जब भी उसे कोई हीरा चिड़िया कहकर बुलाता, वो फौरन अपने पंख फड़फड़ाती और चूंचू का शोर मचा देती, जिससे ये पता चलता कि वो बुलाने की वजह पूछना चाहती है। वो वाकई बहुत सी बातों में दूसरी आम चिड़ियों से अलग थी। मोनी की मां बहुत मुश्किल से मोनी की बड़ी बहन के दहेज में देने के लिए कुछ कीमती चीजें बनाने में कामयाब हुई थी, जिसमें कुछ कपड़े और गहने वगैरह थे। वो भी दूसरे लोगों की तरह जैनब मासी के पास वो चीजें अमानत के तौर पर रखवा गई। एक रोज मासी शाम तक बच्चों को पढ़ाती रही। खाना खाकर उसने रात की प्रार्थना की। उस वक्त तक वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए फौरन सो गई और कुछ देर बाद ही कमरे में उसके खर्राटे गूंजने लगे। लगभग आधी रात का वक्त था कि आंगन की आदमी के बराबर ऊंची दीवार से 2 साए घर के अंदर को दे। हीरा चिड़िया ने ये जरा सी आहट सुन ली। उसकी सुनने की शक्ति आम चिड़ियों से तेज थी। ये 2 चोर थे जो चोरी करने के लिए घर में आए थे। आम चिड़ियों को रात में नजर नहीं आता, लेकिन हीरा चिड़िया दूसरी चिड़ियों से अलग थी, इसलिए उसने उन्हें देख लिया। वो चाहती थी कि चोरों के किसी चीज को हाथ लगाने से पहले वो जैनब मासी को जगा दे, ताकि घर की कोई चीज भी चोरी न होने पाए। हीरा चिड़िया को जैनब मासी के साथ साथ इस घर का एक एक तिनका प्यारा था जिसमें वह रहती थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि घर की किसी चीज को नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। चूंचू की आवाज से उसने आसमान सर पर उठा लिया, पंख फड़फड़ाने लगी और पिंजरे में इधर उधर उछलने कूदने लगी। मगर मासी क्योंकि काफी ऊंचा सुनती थी, इसलिए उसे चिड़िया का ये शोर मचाना पता न चला। चोरों ने जब चिड़िया को शोर मचाते देखा तो उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया ताकि वो उड़ जाए। हीरा चिड़िया पिंजरे से बाहर निकली और कमरे में ही इधर उधर उड़ती रही। उसका ख्याल था कि वो मासी को जगाने में कामयाब हो जाएगी। चोरों ने जब देखा कि चिड़िया के शोर करने के बावजूद बुढ़िया नहीं जाग रही, तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गए। लेकिन हीरा चिड़िया जैनब मासी को जगाने के तरीके सोचती रही। वो बहुत ज्यादा शोर करने के बाद भी जैनब मासी को जगाने में कामयाब न हो सकी। चोरों ने बॉक्स खोलकर
सामान निकालना शुरू कर दिया। वो कपड़े और गहने भी उसी बॉक्स में थे जो मोनी की मां ने जैनब मासी के पास रखवाए थे। इससे पहले जैनब मासी रात को कई बार उठकर उन अमानतों के होने का भरोसा करती थी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए हर रोज की तरह रात को उसकी आंख न खुल सकी और कम सुनाई देने की वजह से हीरा चिड़िया का शोर भी उसकी नींद पर असर नहीं डाल सका। कुछ ही देर में चोरों ने बॉक्स से सामान निकाल लिया। अब वे अलमारियों की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद चोरों ने घर का तमाम कीमती सामान जमा करके एक कपड़े में बांध लिया और दीवार से उसी जगह से बाहर कूद गए जहां से आए थे। चिड़िया ने जब चोरों को जाते देखा तो उनके पीछे पीछे उड़ने लगी। उसके इस तरह उड़ने से अंदाजा होता था कि ये नन्हे मुन्ने जानवर भी जिसके पास रहते हैं उससे कितनी मोहब्बत करते हैं और भगवान ने इन्हें भी कमाल की समझ दे रखी है। चिड़िया इस अंदाज से उड़ रही थी कि चोरों को उसके उड़ने का पता न चले। सर्दियों का मौसम था और हीरा चिड़िया के पंख उड़ते उड़ते सुन्न हो गए, मगर वो रुकी नहीं कि कहीं चोर आगे न निकल जाएं और वो उनके ठिकाने का पता न चला सके और घर का सामान और गांव की अमानतें न बचा सके। अच्छा खासा लंबा फासला तय करके वे दोनों चोर एक मकान में दाखिल हुए जो आबादी से काफी दूर था और वहां लोगों का आना जाना नहीं था। वो सामान चोरों ने मकान के अंदर एक कमरे में अलमारियों के अंदर रख दिया। वहां पहुंचकर वो रुके बिना वापस हो गई और कड़ाके की सर्दी में उड़ते हुए कई बार वो दीवारों से टकराई, नीचे गिरी। लेकिन इस नन्ही सी चिड़िया ने इंसानों से बढ़कर हिम्मत दिखाई। इस चिड़िया के हर अंदाज से लगता था कि वो जैनब मासी के अच्छे व्यवहार को नहीं भूली और उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती है। लगता था कि वह किसी न किसी तरह ऐसा करके रहेगी और आखिर वो घर पहुंच गई। अब वो जल्द से जल्द जैनब मासी को जगाना चाहती थी ताकि उसे चोरी का पता चल सके और वो चोरी का सामान वापस करवाने के सिलसिले में कुछ कर सके। हीरा चिड़िया ने दोबारा चूंचू का इतना शोर मचाया जितना वो मचा सकती थी कि शायद अब जैनब मासी जाग जाए, लेकिन उसकी आंख न खुली। अब हीरा चिड़िया बेचैन और बेकरार नजर आ रही थी। न जाने हीरा चिड़िया को क्या सूझी, वो फौरन अपने पिंजरे में चली गई जो जैनब मासी के सिरहाने लटक रहा था और उसने पिंजरे के अंदर जाकर उसके अंदर रखी हुई पानी की कटोरी को अपनी चोंच से धक्का देकर उलट दिया। कटोरी का ठंडा पानी मासी के चेहरे पर गिरा और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कुछ पल तक वो ये न जान सकी कि क्या हुआ है और पानी कहां से आया है। फिर उसने नजर उठाकर देखा तो पिंजरा खुला हुआ था और वो पानी कटोरी का था। उसे चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया जिसने सारा पानी उस पर डाल दिया। मासी नींद से पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने देखा कि हीरा चिड़िया कमरे में उड़ रही है और चूंचू का शोर मचा रही थी। मासी को बहुत हैरानी हुई कि ये पिंजरे से कैसे निकल आई। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो सोई थी तो पिंजरे की कुंडी लगी हुई थी और उसमें लोहे की तार अटकी हुई थी। वो बिस्तर से नीचे उतरी। उसे उड़ता देखकर हीरा चिड़िया खुले बॉक्स के किनारे पर जा बैठी। बॉक्स का ढक्कन खुला हुआ था और उसे खाली देखकर जैनब मासी का दिल धक से रह गया। उसकी नजर खुली अलमारियों पर भी पड़ी, लेकिन उसे बॉक्स के खाली होने का ज्यादा अफसोस था, इसलिए कि वह दौलत और पैसे को आने जाने वाली चीज समझती थी और इस बॉक्स में वे चीजें थी जो गांव और बस्ती वाले उसके पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। उसे अफसोस इस बात का था कि वो लोगों की अमानतों की सुरक्षा न कर सकी। अब जब वो लोगों को चीजों के चोरी होने के बारे में बताएगी तो वे उसको धोखेबाज समझेंगे। वे उसकी बात का भरोसा नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि उसकी नीयत बदल गई है और वो चीजें वापस नहीं करना चाहती। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चोरी का सामान फौरन वापस ले आए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि चोरी करने वाला कौन हो सकता है और कहां होगा। उसी वक्त हीरा चिड़िया ने जैनब मासी के दुपट्टे का कोना अपनी चोंच से पकड़कर घर के बाहरी दरवाजे की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। जैनब मासी ने सोचा कि शायद
ये कुछ बताना चाहती हो। इसलिए उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। अब हीरा चिड़िया आगे जा रही थी, जिस तरह कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे को रास्ता दिखाता है, और ज़ैनब मासी उसके पीछे पीछे जा रही थी। आखिर हीरा चिड़िया उसे उस मकान तक ले गई जहां वे चोर थे और चूं चूं करने लगी, जैसे कह रही हो कि चोर यही हैं। उसी वक्त मकान के अंदर से हंसने की आवाज आई और एक आदमी ने कहा, उस बुढ़िया के घर से तो बड़ी कीमती चीजें हाथ लगी है। दूसरे ने हंसते हुए कहा कि उसको कभी पता न चल सकेगा कि उसके घर चोरी करने वाले हम हैं और यहां छिपे बैठे हैं। चोर ऊंची आवाज में शायद इसलिए बात कर रहे थे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी बात सुन सकता है, क्योंकि मकान सुनसान जगह पर था और वक्त भी रात का था। चोरों की बातें सुनने के बाद ज़ैनब मासी ने कुछ सोचा और वापसी के लिए मुड़ी। हीरा चिड़िया भी उसके साथ साथ उड़ने लगी। ज़ैनब मासी ने रास्ते में चलते चलते ही सोच लिया था कि उसे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। जब वो वापस घर पहुंची तो सुबह का हल्का हल्का उजाला फैला हुआ था और लोग प्रार्थना वगैरह पढ़ने के लिए जाग गए थे। ज़ैनब मासी को एक पल के लिए भी चैन न था, लेकिन वो जानती थी कि होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। इसके बाद उसने तसल्ली से प्रार्थना की, क्योंकि पास की मस्जिद से आवाज आ चुकी थी। प्रार्थना पढ़ने के बाद ज़ैनब मासी ने अपने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया और उनको बताया कि मेरे घर चोरी हो गई है। चोर सब सामान ले गए हैं। ये सुनकर गांव वाले बहुत हैरान हुए कि आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। वे एक दूसरे से कहने लगे, न जाने ज़ैनब मासी को किसने सताया है। इस पर ज़ैनब मासी ने उनसे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सब लोग ज़ैनब मासी को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा वो सबके दुख सुख में भी शामिल होती थी, इसलिए लोग फौरन उसके साथ चलने पर तैयार हो गए। ज़ैनब मासी ने उनको बता दिया था कि मैं जानती हूं चोर कहाँ है। ज़ैनब मासी उन लोगों को उस मकान पर ले गई और उन्होंने चोरों को उसी वक्त पकड़ लिया जब वे सामान की कीमत के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। वे दोनों चोर गांव के बशीर और इकबाल थे। वे चोर तो नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने न जाने क्यों ऐसी हरकत की और इस मकान में आकर छिप गए ताकि चोरी का सामान वो छुपाकर रख सके। ज़ैनब मासी का तमाम सामान गांव वालों की अमानतों सहित वापस मिल गया। गांव के लोगों ने सलाह दी कि इन दोनों चोरों यानी बशीर और इकबाल को पंचायत में पेश किया जाए और वही इनका फैसला होना चाहिए। मगर ज़ैनब मासी ने कहा, मुझे मेरा सामान वापस मिल गया है, इसलिए मैंने इनको माफ किया। फिर ज़ैनब मासी ने बशीर और इकबाल से पूछा, तुम लोग चोरी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, हम चोरी न करें तो फिर क्या करें? गरीब आदमी पैसे कमाने के लिए चोरी के अलावा और कर भी क्या सकता है? इस पर ज़ैनब मासी ने उनको समझाया कि चोरी अच्छा काम नहीं है, भगवान उसको पसंद नहीं करते और चोरी की गई चीजों और पैसों में बरकत नहीं होती। इसलिए बेटा, मुझसे वादा करो कि आज के बाद चोरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रहमत भाई की जमीनों पर काम दिलवा दूंगी। फिर तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। इकबाल और बशीर ने ज़ैनब मासी से वादा किया कि वो आगे कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ज़ैनब मासी ने वापस आकर रहमत से कहा, उन दोनों को अपनी जमीनों पर नौकर रख लो। वो कैसे मना कर सकता था? उसने फौरन ज़ैनब मासी की बात मान ली और इस तरह ज़ैनब मासी की नेकी की वजह से दो आदमी और बुरे काम करने से बच गए। लोगों ने ज़ैनब से पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि ये दोनों यहां हैं? ज़ैनब ने उनको सारी बात बताई कि किस तरह हीरा चिड़िया ने उस पर पानी गिराकर उसको जगाया। हालांकि उसे इस बात पर हैरानी थी कि हीरा चिड़िया पिंजरे से खुद ब खुद कैसे निकल आई। इस पर बशीर ने बताया कि हीरा चिड़िया बहुत शोर मचा रही थी, इसलिए आपके जागने के डर से इकबाल ने पिंजरा खोल दिया। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और इकबाल और बशीर शर्मिंदा हो गए। ज़ैनब मासी हीरा चिड़िया की समझदारी पर बहुत खुश थी, इसलिए उसने इस खुशी में एक दावत की जिसकी खास मेहमान हीरा चिड़िया थी। ज़ैनब मासी ने उसके लिए चूरमा और उसकी दूसरी पसंदीदा चीजें बनाई।
इंसान बाजार से जब कोई चीज खरीद कर घर लाता है और कुछ दिन उसे अपने पास रखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। हीरा चिड़िया तो एक जानदार चीज थी। जैनब मासी उसे अपने पास रखती थी। उसको उससे प्यार तो था, मगर जब से इस चोरी वाले वाक्य में हीरा चिड़िया ने अक्लमंदी दिखाई थी, जैनब मासी के दिल में उसका प्यार और बढ़ गया। जैनब मासी ने हीरा चिड़िया के लिए सुनहरी तारों वाला एक पिंजरा खास तौर पर तैयार करवाया। उसकी तारों में खूबसूरत रंग बिरंगे मोती पिरोए गए थे। लेकिन अब रात के अलावा जैनब मासी उसे पिंजरे में बंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि हीरा चिड़िया कहीं नहीं जाएगी, और वो वाकई कहीं नहीं जाती थी। रात को वो उसे इसलिए पिंजरे में बंद करती थी कि कोई बिल्ली वगैरह उस पर हमला न कर दे। जैनब मासी ने धागों में नन्हे मुन्ने मोती पिरोकर चिड़िया के पैरों में दावत के दिन बांध दिए। हीरा चिड़िया सारा दिन घर में इधर उधर उड़ती रहती, लेकिन वो आम चिड़ियों की तरह आटे या दूसरी खाने पीने की चीजों में चोंच मारकर उन्हें खराब नहीं करती थी। जैनब मासी को हीरा चिड़िया से अब पहले से ज्यादा प्यार था। हुआ यूं कि एक दिन नियम के मुताबिक उसने जागते ही हीरा चिड़िया को पिंजरे से निकाला। हीरा चिड़िया आंगन में बिखरे हुए चावल खाने लगी। उसी वक्त एक काले रंग की बिल्ली न जाने कहां से आंगन में आई और धीरे धीरे हीरा चिड़िया की तरफ बढ़ रही थी। हीरा चिड़िया चावल खाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे पता न चल सका। करीब था कि बिल्ली हीरा चिड़िया पर हमला करती। जैनब मासी की नजर उस पर पड़ गई और वो उठकर उसकी तरफ भागी। सामने कांच का गिलास पड़ा था, जो ठोकर की वजह से उछल कर गिरा और टूट गया। लेकिन जैनब मासी न रुकी। वो बूढ़ी होने की वजह से भाग नहीं सकती थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। बिल्ली तो गिलास टूटने की आवाज सुनकर ही भाग गई, लेकिन टूटे हुए कांच के गिलास का एक टुकड़ा जैनब मासी के पैर में चुभ गया और उठते वक्त उसका पैर भी दीवार से रगड़ खाकर छिल गया। लेकिन उसने परवाह न की। वो हीरा चिड़िया को हर हाल में बिल्ली से बचाना चाहती थी। हीरा चिड़िया भी उड़कर अपने पिंजरे की तरफ आ गई और अपनी खास चूंचू से जैनब मासी का शुक्रिया अदा किया। जैनब मासी ने अपने पैर से कांच का टुकड़ा निकालकर जख्म पर दवा लगा दी। कुछ दिनों बाद जख्म भर गया और हाथ भी ठीक हो गया। लेकिन हीरा चिड़िया जैनब मासी का ये एहसान न भूली कि उसने एक मोटी बिल्ली से उसकी जान बचाई है। अब जैनब मासी बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो पहले जैसी फुर्ती के साथ काम नहीं कर सकती थी और अब अक्सर बीमार भी रहती। कभी जुकाम होता और कभी खांसी, कभी बुखार होता और कभी शरीर में दर्द। अब वो हफ्ते में ज्यादा दिन बीमार रहती और कुछ ही दिन स्वस्थ। गांव की औरतें उसे अलग अलग इलाज बताती, मगर वो उनको समझाती कि कोई भी दवा और खाने पीने की चीज बीमारी के दौरान वैद्य जी से सलाह लिए बिना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे बीमारी बढ़ जाने का खतरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी बीमार हों, फौरन वैद्य जी से सलाह करें, ताकि उसके मुताबिक इलाज हो। क्योंकि हर शख्स का मिजाज और तबीयत दूसरे से अलग होती है। कुछ दिनों से जैनब मासी को बहुत तेज बुखार था। वैद्य जी से दवा भी ले ली थी, मगर आराम न हुआ। गांव के लोग और जैनब मासी के पड़ोसी बहुत परेशान थे, क्योंकि जैनब मासी अब लगातार बीमार रहती थी। लेकिन वो इतनी बीमार पहले कभी न हुई थी। वैद्य जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर कोई फायदा न था। रोजाना गांव की कोई न कोई औरत आती और रात को जैनब मासी के पास रहती। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। फिर जैनब मासी की तबीयत कुछ ठीक हुई, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक हफ्ते की इस बीमारी ने उसका चेहरा पीला कर दिया। अब जैनब मासी ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। वैद्य जी ने उसको आराम करने की सलाह दी। गांव के लोगों पर जैनब मासी के बहुत से एहसान थे, इसलिए गांव की औरतों ने एक महीने तक किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। इसके बावजूद उसकी तबीयत न संभली। अब तो वो बेचारी उठने बैठने में भी तकलीफ महसूस करती। फिर भला वो हीरा चिड़िया की देखभाल और उसके खाने पीने का ख्याल कैसे रख सकती थी? इस वजह से अक्सर कभी सुबह, कभी दोपहर
और कभी शाम को वो हीरा चिड़िया को कुछ खाने पीने की चीज देना भूल जाती। लेकिन हीरा चिड़िया उस पर कभी शोर न करती, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ैनब मासी बीमार है और वो पहले की तरह उसकी देखभाल नहीं कर सकती। एक दो दिन से ज़ैनब मासी की तबीयत कुछ ठीक थी और वो चलने फिरने लगी थी। उसका बुखार उतरे आज तीसरा दिन था। वैद्य जी ने फिर भी सावधानी रखने की ताकीद की, लेकिन ज़ैनब मासी उस सुबह को दवा पीना भूल गई। खाना खाने के बाद जैसे ही उसने पानी पिया, उसे सर्दी महसूस हुई और उसे फिर बुखार हो गया। दोपहर तक उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। हीरा चिड़िया उस वक्त पिंजरे से बाहर थी, क्योंकि ज़ैनब मासी सिर्फ उसे रात को पिंजरे में बंद करती थी, ताकि कोई बिल्ली या दूसरा जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। हीरा चिड़िया ने जब देखा कि ज़ैनब मासी की तबीयत बहुत खराब है, तो वो पड़ोस में चली गई और चूंचू की आवाज से आसमान सिर पर उठा लिया। सब गांव वाले हीरा चिड़िया को पहचानते थे कि ये ज़ैनब मासी की पालतू चिड़िया है। पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और कहने लगी, कोई बात है जरूर, वरना हीरा चिड़िया कभी घर से बाहर नहीं जाती। वो फौरन ज़ैनब मासी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो वहां पहुंची तो ज़ैनब मासी की हालत देखकर घबरा गई और उसने एक दो और औरतों को बुला लिया। फिर वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ज़ैनब मासी को निमोनिया हो गया है। सच है, कभी कभी जरा सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो जाता है। वैद्य जी ने ज़ैनब मासी को फौरन शहर के बड़े डॉक्टर साहब के पास ले जाने की सलाह दी। गांव के कुछ लोग ज़ैनब मासी को शहर ले गए। उस वक्त उनकी हमदर्दी की वजह से ज़ैनब मासी का उनसे नेक व्यवहार था। जाहिर है, अगर ज़ैनब मासी उनके दुख सुख में काम न आती, उनसे अच्छा व्यवहार न करती, तो वे क्यों इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देते। शहर में बड़े डॉक्टर साहब ने ज़ैनब मासी को देखा और उसको दवा दी और कहा, दवा नियम से इस्तेमाल करनी है, चिंता की कोई बात नहीं, ये जल्द ठीक हो जाएंगी। ज़ैनब मासी की हालत उस दवा के इस्तेमाल से कुछ बेहतर तो हुई, मगर पूरी तरह ठीक न हुई। उसने सोचा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं बचूंगी नहीं। मुझे हीरा चिड़िया को आजाद कर देना चाहिए, ताकि वो अपने लिए खुद खुराक हासिल कर सके। अगर वो पिंजरे में बंद रही तो शायद भूख से मर जाए। ये सोचकर उसने शाम को हीरा चिड़िया को पिंजरे में बंद न किया, मगर हीरा चिड़िया शाम होते ही खुद अपने पिंजरे में जाकर बैठ गई, जैसा कि वो रोज करती थी। ज़ैनब मासी ने उसको उड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए न उड़ी। ज़ैनब मासी ने सोचा, जब उसे भूख लगेगी खुद ही उड़ जाएगी, और उसने पिंजरे को बंद न किया। हीरा चिड़िया ज़ैनब मासी के घर से कहीं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ज़ैनब मासी बहुत कमजोर हो गई है और अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाने में तकलीफ महसूस करती है, तो उसने सोचा कि ज़ैनब मासी के उस पर बहुत एहसान है। उसने 2 बार हीरा चिड़िया की जान बचाई और उसे हमेशा वक्त पर और उसकी हर पसंदीदा चीज दी, तो उसको भी अपने मददगार के एहसानों के बदले उसकी सेहत के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं छोटी सी चिड़िया हूं, मैं भला ज़ैनब मासी के लिए क्या कर सकती हूं। दूसरी सुबह उसने ज़ैनब मासी को खांसते देखा, फिर कुछ सोचकर वहां से उड़ गई। ज़ैनब मासी ने सोचा, शायद बाहर कहीं दाना चुगने गई है, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस न आई, तो ज़ैनब मासी ने सोचा कि चिड़िया शायद भूख से परेशान होकर वहां से चली गई है। ज़ैनब मासी को उसके जाने से दुख तो हुआ, लेकिन उसने सोचा चलो अच्छा ही हुआ। अगर मैं मर जाऊं तो हीरा चिड़िया का ख्याल कौन रखेगा, उसके लिए चूरमा कौन बनाएगा। अब वो अपने लिए खुद ही खुराक हासिल करने की कोशिश करेगी। हीरा चिड़िया जब घर से निकली तो उसकी समझ में न आया कि वो क्या करे। वो यूं ही एक तरफ उड़ने लगी। दोपहर तक वो कभी उड़ती और कभी रुकती रही। फिर वो एक जंगल में पहुंच गई। वो वहां एक पेड़ पर बैठी थी कि तमाम पक्षी उसके आसपास जमा हो गए। वो क्योंकि आम चिड़ियों से बहुत अलग और खूबसूरत थी, इसलिए शायद वे उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन हीरा चिड़िया ज़ैनब मासी की बीमारी की वजह से बहुत परेशान थी।
वो किसी पक्षी से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से उड़ गई और उड़ते उड़ते उसे शाम हो गई। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर न आ रहा था। उसने ये बेहतर समझा कि रात इसी जगह किसी पेड़ पर गुजारे और वो पास के पेड़ पर सो गई। तमाम रात सोने के बाद जब सूरज की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो जिस डाली पर सो रही है उस पर एक सियार जैसा लंबा और पतला सांप फन उठाए लिपटा हुआ था। करीब था कि सांप हीरा चिड़िया को पकड़कर खा जाता। वो अपनी जगह से उड़ गई और उसी वक्त सांप का जहरीला फन ठीक उसी जगह पड़ा जहां हीरा चिड़िया बैठी थी। हीरा चिड़िया ने अपनी खास आवाज में भगवान का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई और शायद वो बीमार ज़ैनब मासी के लिए कोई इलाज ढूंढ सके। अब हीरा चिड़िया कुछ खाना चाहती थी ताकि अपना सफर जारी रख सके। उसी वक्त उसे जमीन पर चावल के दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। वो उन्हें खाने को लपकी और उस जाल में फंस गई जो एक शिकारी ने कुछ देर पहले लगाया था। फिर वो शिकारी उसे घर ले गया और उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे को देखकर हीरा चिड़िया को बड़ा सा सुनहरी पिंजरा याद आ गया जो ज़ैनब मासी ने उसके लिए बनवाया था। फिर शिकारी ने उसे दूसरी सुबह एक आदमी के पास बेच दिया। उस आदमी ने उसे दूसरी बहुत सी चिड़ियों के साथ एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। सुबह से शाम तक वो उस बड़े पिंजरे में बंद रही। फिर एक आदमी आया। उसने हीरा चिड़िया को खरीदकर एक पिंजरे में बंद किया और उसे घर ले गया। उस आदमी के बच्चे इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वे हर वक्त उसके पिंजरे के पास बैठे उसको तंग करते रहते। कोई उसे तिनका मारता और कोई उसकी पूंछ पकड़कर खींच लेता। इसी तरह उसकी पूंछ के 2 खूबसूरत पंख जड़ से निकल गए और हीरा चिड़िया को बहुत तकलीफ हुई। अब वो अपनी नादानी पर पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का भला क्या फायदा हो सकता था। हीरा चिड़िया इस दर्दनाक जगह से कहीं और जाना चाहती थी। वो आदमी उसे दाना खिलाने की कोशिश करता, लेकिन हीरा चिड़िया न खाती। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन उस आदमी ने दाना खिलाने के लिए जैसे ही पिंजरा खोला तो हीरा चिड़िया उसे सोचने का मौका दिए बिना उड़कर पिंजरे से बाहर निकल गई। हीरा चिड़िया वहां से निकलकर 3 दिन तक सफर करती रही। इस दौरान कभी कभी वो कुछ खाने के लिए और आराम करने के लिए रुक जाती, मगर हर चीज खाने पीने से पहले वो अच्छी तरह आसपास देख लेती, जैसे उसे फिर किसी जाल में फंस जाने का डर था। फिर वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां हर तरफ सूखे पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर न कोई हरियाली थी और न ही कोई आबादी। इसलिए हीरा चिड़िया पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए उड़ती रही। उड़ते उड़ते वो बहुत कमजोर हो गई, मगर रुकी नहीं, क्योंकि उन पहाड़ों पर रुकना मौत को अपने पास बुलाने के बराबर था। इस छोटी सी चिड़िया ने वाकई हिम्मत और हौसले में इंसान को भी हरा दिया। उस पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि वो किसी तरह ज़ैनब मासी के एहसानों का बदला चुकाए और उसकी सेहत के लिए कुछ करे। आजकल तो इंसान भी दूसरों के अच्छे व्यवहार को भूल जाते हैं, मगर वो चिड़िया नहीं भूली थी। यही वजह थी कि वो रास्ते की मुश्किलों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ है और उसे ज़ैनब मासी की सेहत के लिए क्या करना चाहिए, मगर उसके छोटे से दिमाग में सिर्फ ये था कि उसे कुछ करना है। शाम होने से कुछ देर पहले उसे पहाड़ों पर कुछ हरियाली और एक प्राकृतिक झरना दिखाई दिया। उस वक्त इन चीजों की कीमत सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ कभी भूख प्यास की ऐसी हालत हुई हो। हीरा चिड़िया थोड़ी देर के लिए उस झरने के किनारे पर रुकी। उसने पानी पिया और फिर सफर शुरू कर दिया। वो अंधेरा होने से पहले किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहती थी जहां चैन से रात गुजार सके। शाम तक वो एक पहाड़ी जंगल में पहुंच गई। हीरा चिड़िया बहुत थक गई थी और अंधेरा भी फैल गया था, इसलिए वो एक पेड़ पर सो गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह जाग गई। पूरा जंगल पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। लगता था जैसे वे सब मिलकर भगवान की तारीफ कर रहे हों। हीरा चिड़िया आगे जाने से पहले ये तय करना चाहती थी
कि उसे क्या करना चाहिए। सभी पक्षी पेड़ों से उड़कर दाना पानी की तलाश में जा चुके थे कि हीरा चिड़िया को किसी और चिड़िया की आवाज आई। उसने सुना कि कोई चिड़िया कह रही थी, प्यारी चिड़िया, मैं मुसीबत में फंसी हुई हूं, मेरी मदद करो। हीरा चिड़िया ने इधर उधर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। फिर उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दी। उसे वो आवाज दाई तरफ से आती हुई महसूस हुई। उसने देखा कि एक चिड़िया साथ वाले पेड़ पर बैठी हुई है और उसके करीब ही एक बड़ी सी डरावनी और अजीब पहाड़ी मकड़ी बैठी हुई है। हीरा चिड़िया समझी कि ये चिड़िया उस मकड़ी से डर रही है। फिर उसने सोचा कि ये उड़ क्यों नहीं जाती, शायद उसके पैर घायल हो। फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि उस चिड़िया के आसपास मकड़ी का जाला तना हुआ है। हीरा चिड़िया को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि वो चिड़िया मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। हीरा चिड़िया उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस बात का खतरा था कि जिस तरह मकड़ी ने उस चिड़िया को फंसा लिया है, वो हीरा चिड़िया को भी न फंसा ले। हीरा चिड़िया को ऐसे लग रहा था जैसे वो लंबी टांगों वाली डरावनी मकड़ी उसे भी घूर रही हो। अभी वो सोच रही थी कि किस तरह अपने जैसी एक चिड़िया की मदद करे और उसे डरावनी मकड़ी की पकड़ से छुटकारा दिलाए कि उसी पल एक और डरावनी मकड़ी उसी पेड़ पर आ गई जहां हीरा चिड़िया बैठी थी। वो शायद हीरा चिड़िया पर हमला करना चाहती थी। डर की वजह से हीरा चिड़िया से उड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन जब जान पर बनी हो तो आखिरी हद तक कोशिश की जाती है। उसने हिम्मत की और उड़कर पास के एक और पेड़ पर जा बैठी। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हीरा चिड़िया ने उस मकड़ी से अपनी जान बचाई थी, वहां से उड़कर चली जाती, लेकिन वो उस कैदी चिड़िया की मदद करना चाहती थी। उधर वो मोटी मकड़ी जो हीरा चिड़िया पर हमला करना चाहती थी, उस पेड़ पर चली गई जहां पहली मकड़ी बैठी हुई थी। पहली मकड़ी ने उसे देखा तो वो उसकी तरफ मुड़ी और देखते ही देखते दोनों मकड़ियां आपस में लड़ने लगी। उनकी लंबी लंबी टांगें तेजी से इधर उधर हिल रही थी और उनकी बाल की तरह पतली मूछें भी इधर उधर लहरा रही थी। वे किसी दुश्मन की तरह एक दूसरे पर बढ़ बढ़कर हमले कर रही थी और फिर वे धड़ाम से नीचे जा गिरी। ये पक्का उन दोनों चिड़ियों के लिए भगवान की मदद थी। हीरा चिड़िया उड़कर उस पेड़ पर आ गई जहां वो चिड़िया बैठी हुई थी और हीरा चिड़िया ने देखा कि मकड़ी का वह जाला, जो बड़ा कमजोर लग रहा था, असल में काफी मजबूत था। हीरा चिड़िया ने बड़ी मेहनत से बहुत देर लगाकर जाले का एक एक धागा अपनी चोंच से तोड़ा और इतनी जगह से तोड़ा कि वह चिड़िया जाले से बाहर आ सके। फिर वे दोनों वहां से उड़ी और काफी दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। उस चिड़िया ने हीरा चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे इस डरावनी मकड़ी के जाल से न निकालती तो मैं वही पड़े पड़े मर जाती। हीरा चिड़िया ने सवाल किया, लेकिन तुम उस जाले में फंस कैसे गई थी? तो उस चिड़िया ने बताया, मैं रात को सोई तो यहां कोई जाला नहीं था। मेरे सोते में जाने किस वक्त इस मकड़ी ने मेरे आसपास जाला तान दिया। सुबह मैं जागी तो मैंने बहुत से पक्षियों से, जो इस पेड़ पर बैठे थे, मदद मांगी, मगर सबको दाना चुगने जाना था, इसलिए किसी ने मेरी आवाज न सुनी। हीरा चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम घोंसले में क्यों न सोई? उस चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इस मौसम में खूबसूरत और खुला घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया था कि कल एक दुष्ट और जालिम कबूतर मुझे मारने आया था। मैं फौरन वहां से उड़ गई। उसने गुस्से की हालत में घोंसले का एक एक तिनका बिखेर दिया। इधर उधर दाना पानी चुगने की वजह से थकी हारी आई थी, तो मैं ये सोचकर पेड़ पर सो गई कि कल घोंसला बनाऊंगी, और मुझ पर रात को ये मुसीबत आ गई। इससे मुझे ये सबक मिला कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कल ही घोंसला बना लेती तो मैं पहाड़ी मकड़ी के जाल में न फंसती। हीरा चिड़िया ज़ैनब मासी को याद करके बहुत परेशान हो रही थी। अगले रोज उस चिड़िया ने हीरा चिड़िया से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमने मुझे उस मकड़ी की पकड़ से छुड़ाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। तुम मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं।
उसकी बात सुनकर हीरा चिड़िया ने उसे अपनी परेशानी की वजह बताई कि उसकी मददगार जैनब मासी बहुत बीमार है। वैद्यों ने जवाब दे दिया है। ये सुनकर वो चिड़िया बोली, परेशानी की कोई बात नहीं। देखो, क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि सारे पेड़ तो पतझड़ की वजह से सूखे हो चुके हैं, लेकिन ये पेड़ जिस पर हम बैठे हैं हरा भरा है। हीरा चिड़िया ने कहा, बिल्कुल, मैंने ये बात महसूस की और इसे भगवान की शान समझी, इसलिए कुछ नहीं पूछा। वैसे ये हैरानी की बात है। इस पर वो चिड़िया बोली, तुम देखो, इस पेड़ पर छोटे छोटे लाल रंग के फल भी लगते हैं। इन फलों में भगवान ने बड़ा इलाज रखा है। कोई कितना ही बीमार क्यों न हो, अगर वो इस पेड़ के 17 दिन बिना नागा खा ले तो उसकी बीमारी जाती रहती है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। हीरा चिड़िया चौंक उठी। क्या तुम सच कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। उस चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ, 2-3 घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी है। लोग दूर दूर से इस पेड़ का फल लेने आते हैं। हीरा चिड़िया खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं जैनब मासी के लिए ये फल जरूर ले जाऊंगी। लेकिन याद रखो, वो चिड़िया बोली, ये फल पेड़ से तोड़ने के 12 घंटे के अंदर अंदर मरीज खा ले, वरना इस फल का असर खत्म हो जाता है और ये सूख जाता है। ये सुनकर हीरा चिड़िया उदास हो गई कि वो ये फल जैनब मासी के लिए नहीं ले जा सकेगी, क्योंकि एक दिन तो उसे लंबा रास्ता पार करने में ही लग जाएगा। वो इस जंगल से जैनब मासी के घर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी 2-4 दिन से पहले नहीं पहुंच सकती। उसे अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था। उसी वक्त वो जिस पेड़ पर बैठी थी, उसके सामने जमीन पर धड़ाम से कोई सफेद चीज गिरी। वो एक जख्मी खरगोश था। दोनों चिड़िया आवाज सुनकर पहले तो डर गई, फिर हैरान हुई कि ये खरगोश ऊपर से कैसे गिरा है और इस तरह बेसुध पड़ा है जैसे बेहोश हो। हीरा चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा, कहीं ये मर न जाए, हमें चाहिए कि इसकी मदद करें। दूसरी चिड़िया ने उससे कहा, क्या पता इसे किसने जख्मी किया है, तुम इस मामले में न पड़ो, कहीं इस खरगोश की मदद करते करते लेने के देने न पड़ जाएं। हीरा चिड़िया ने कुछ कहना चाहा तो वो चिड़िया दोबारा बोली, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम ये मुसीबत मोल न लो। हीरा चिड़िया ने एक पल के लिए सोचा। उसकी बात तो ठीक थी। वो रुक तो गई, मगर वो बहुत बेचैन थी। फिर कुछ ही देर बाद वो उड़कर उस खरगोश के पास जा बैठी। ये सबक उसने जैनब मासी से सीखा था, जो मुसीबत के वक्त हर एक के काम आने की कोशिश करती थी। हीरा चिड़िया ने देखा कि खरगोश ज्यादा जख्मी नहीं है। उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये खरगोश ज्यादा जख्मी न होने के बावजूद इतना कमजोर क्यों है कि ये चल भी नहीं सकता। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे उस खरगोश के बड़े बड़े कानों के बीच सिर में बहुत बारीक सुई चुभी हुई नजर आई। हीरा चिड़िया ने पहले सुई को बड़ी हैरानी से देखा, फिर न जाने क्या सोचकर वो उड़ी और अपनी चोंच से खरगोश के सिर से सुई बाहर निकाल ली। अगले ही पल वो खरगोश एक खूबसूरत परी में बदल गया। उस परी ने सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर सुनहरे ही रंग का ताज था, जिसमें हीरे जगमगा रहे थे। हीरा चिड़िया उसे देखकर डर और खौफ से सहम गई और फिर वहां से उड़ना ही चाहती थी कि परी बहुत नरम लहजे में बोली, खूबसूरत चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे सिर से सुई निकालकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। हीरा चिड़िया ये देखकर हैरान रह गई कि वो परी वैसे ही बात कर रही थी जैसे चिड़िया करती है। अपनी यही हैरानी उसने परी पर जाहिर की तो वो मुस्कुराकर बोली, प्यारी चिड़िया, मैं बहुत से जानवरों और पक्षियों की भाषाएं जानती हूं। हीरा चिड़िया ने उससे पूछा, तुम खरगोश कैसे बन गई? तो उसी वक्त दूसरी चिड़िया भी उड़कर उनके पास आ गई। परी ने हीरा चिड़िया का सवाल सुनकर बताया, इस जंगल से लगभग 2 मील की दूरी पर एक जालिम जादूगर रहता है, जिसका नाम शताब जादूगर है। ये जादूगर मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उस बदसूरत और जालिम जादूगर से भला कैसे शादी करती? उसने गुस्से में आकर एक जादुई सुई मेरे सिर में चुभो दी और मैं खरगोश के रूप में बदल गई। फिर उसने मुझे इस जंगल में फेंक दिया,
ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाएं। नन्ही चिड़िया, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं दोबारा अपने असली रूप में आ गई हूं। लेकिन मुझे डर है कि शताब जादूगर को अगर इसका पता चल गया तो वो फिर मुझे जादू के जरिए किसी जानवर के रूप में बदल देगा। हीरा चिड़िया ने कहा, सुनहरी परी, भगवान पर भरोसा रखो। दूसरों पर जुल्म करने वाले ज्यादा देर तक अपने किए की सजा से बच नहीं सकते। मुझे बताओ, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि शताब जादूगर के जुल्मों का बदला चुकाया जाए? परी, जो डरी हुई थी, बोली, उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक ये कि उस जादूगर को जान से मार दिया जाए, दूसरा ये कि उसकी आंखें निकाल ली जाएं। आंखें निकालने से उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाएंगी। हीरा चिड़िया परी की बात सुनकर दूसरी चिड़िया के पास गई। लगता था कि वे एक दूसरे से सलाह कर रही है। फिर वे फुदक कर वापस सुनहरी परी के पास आई और उससे कहा, अच्छी परी, क्या तुम उस जगह का पता बता सकती हो जहां शताब जादूगर रहता है? इस पर परी ने कहा, हां, वो यहां से कुछ कोस की दूरी पर नीले पहाड़ के उस पार पथरीले महल में रहता है। उस महल के चारों तरफ उसने जादुई घेरा खींच रखा है, जिसकी वजह से कोई जीव तो क्या, हवा भी उसके महल में नहीं जा सकती। हीरा चिड़िया ने परी की बात सुनकर कहा, अच्छी परी, बेशक हम छोटी सी चिड़िया हैं, देखने में हम किसी के कोई काम नहीं आ सकती, लेकिन हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। मेरे दिमाग में एक अच्छी तरकीब आई है। अगर तुम कल शाम को यही हमसे मिलने आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। परी बोली, क्यों नहीं आऊंगी? तुम मेरी मौसी हो। तुम्हारी वजह से मैं खरगोश से असली रूप में आई हूं। अगली सुबह दोनों चिड़ियों ने भगवान को याद किया और फिर पूरे हौसले के साथ शताब जादूगर के महल की तरफ चल दी। दूरी काफी थी, लेकिन वे अपनी तरकीब पर शाम से पहले पहले अमल करके शताब जादूगर को सबक सिखाना चाहती थी। हीरा चिड़िया, जिसने अपनी तमाम उम्र दूसरों से हमदर्दी और प्यार मोहब्बत के तरीके सीखे थे, वो इस वक्त उन्हीं पर अमल करके भगवान के जीवों को एक जालिम की पकड़ से बचाना चाहती थी। देखने में ये एक बहुत ही अजीब और अनोखी बात थी कि एक मामूली चिड़िया किसी बड़े बहादुर और हिम्मत वाले इंसान की तरह सोच रही थी। लेकिन भगवान जब एक मामूली से मच्छर के जरिए खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को मरवा सकता है, तो ये चिड़िया तो फिर भी उससे बहुत बड़ी थी। दोनों चिड़िया बिना आराम किए उड़ती जा रही थी। आखिर वे नीले पहाड़ के नीचे पहुंच गई। सूरज की रोशनी में पहाड़ इस तरह चमक रहा था जैसे अनगिनत हीरे जगमगा रहे हों। दोनों चिड़िया इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रही थी कि नीचे खड़े हुए आदमी को मुश्किल ही से नजर आती। इसके बावजूद पहाड़ की सतह से रोशनी टकराकर वापस आने की वजह से उनकी आंखें चुंधिया रही थी। लेकिन दोनों चिड़ियां चूं चूं करती उस तरफ बढ़ रही थी जैसे वे खुशी का गीत गा रही हों। पहाड़ की दूसरी तरफ उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान पर ऊंचा काला सा वो चमकता हुआ महल नजर आने लगा, जिसके बारे में सुनहरी परी ने उनको बताया था कि ये शताब जादूगर के रहने की जगह है। अगर वो महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन अपने काले रंग की वजह से भूतों का ठिकाना मालूम होता था। महल का अंदर जाने वाला दरवाजा बहुत बड़ा था और लोहे का बना हुआ था। महल की दीवारों में उसके अलावा और एक भी खिड़की या रोशनदान नहीं था। दोनों चिड़ियों का महल के अंदर दाखिल होने के लिए उस मुख्य दरवाजे से गुजरना जरूरी था। दोनों चिड़िया तुरंत अपनी योजना को पूरा करना चाहती थी और उन्हें सुनहरी पंखों वाली परी की जुबानी ये भी पता चला था कि एक जादुई घेरा महल की हिफाजत करता है जिसे कोई निगाह या नजर नहीं देख सकती। अगर कोई दीवार फांद कर महल के अंदर दाखिल होना चाहे तो वही जलकर राख हो जाए। इसके अलावा महल के दरवाजे पर दो बड़े बड़े सींगों वाले राक्षस पहरा दे रहे थे। उन राक्षसों के पेट बढ़े हुए थे, मुंह से दांत बाहर झांक रहे थे, आंखें बहुत छोटी छोटी और गोल थी और कान तो भगवान की पनाह, हाथी के कानों की तरह पंखे जैसे थे और उनके हाथों के नाखून चुड़ैलों की तरह बढ़े हुए थे। ये दोनों राक्षस शताब जादूगर के गुलाम थे,
जिससे अंदाजा होता था कि शताब जादूगर कितना ताकतवर और जादुई शक्तियों का मालिक है। उसी वक्त एक तोता उड़ता हुआ फाटक के सामने से गुजरा तो एक राक्षस ने हंसते हुए अपना हाथ ऊंचा किया और अपनी छोटी उंगली का नाखून तोते की गर्दन पर मारा। बेचारे तोते की गर्दन कटकर शरीर से अलग हो गई। ये देखकर दोनों चिड़िया सहम गई और वे सोचने लगी कि महल के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात है, दरवाजे के करीब जाना भी नामुमकिन था। लेकिन ये कमजोर और कामचोर लोगों के लिए एक सबक था कि वे नन्ही चिड़िया जिस मकसद के लिए आई थी उसे पूरा किए बिना नहीं जाना चाहती थी। सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसी वक्त यह देखकर उनकी गोल गोल आंखें चमक उठीं कि बड़े दरवाजे की तरफ बहुत से राक्षस अपने सिर पर टोकरियां उठाए महल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। टोकरियां तरह तरह के फलों और मेवों से भरी हुई थी। ये फल और मेवे शताब जादूगर का दोपहर का खाना था। हीरा चिड़िया के दिमाग में उन टोकरियों को देखकर एक तरकीब आई। उसने फौरन दूसरी चिड़िया से कहा कि हम इन टोकरियों के फलों के अंदर छुपकर महल के अंदर जा सकती है। फिर दोनों मुड़ी और बहुत ऊंची उड़ान के बाद एकदम नीचे एक टोकरी में उतर गई और फलों में इस तरह छुपकर बैठ गई कि करीब से देखने पर भी नजर नहीं आती। जब ये राक्षस महल के दरवाजे के करीब पहुंचे तो पहरेदार राक्षसों ने दरवाजा खोल दिया। वे मस्त हाथियों की तरह महल के अंदर दाखिल हो गए और एक बड़े गलियारे से गुजरकर एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसके दरवाजों और खिड़कियों पर रेशमी और रंगीन पर्दे लहरा रहे थे। वे कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने टोकरियां कमरे में रखी हुई बड़ी बड़ी मेजों पर रख दी और तमाम राक्षस वहां से वापस चले गए। उनके कमरे से निकलते ही दोनों चिड़िया टोकरी से बाहर आई और उड़कर कमरे के आखिरी रोशनदान के पल्ले की आड़ में दुबक कर बैठ गई। दूसरी चिड़िया हीरा चिड़िया से बोली, अब हमें देखना है कि शताब जादूगर कहाँ है। हीरा चिड़िया ने कहा, ठीक है, लेकिन कहीं कोई देख न ले। दूसरी चिड़िया बोली, ये खतरा तो है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये खतरा मोल लेना होगा। फिर दोनों चिड़िया उस बड़े कमरे से बाहर निकली। उन्होंने बहुत से कमरों में शताब जादूगर को तलाश किया और ये देखकर उनकी हैरानी की सीमा न रही कि किसी कमरे में भी कोई जीव या कोई पहरेदार भी नहीं था। हर कमरे में दौलत यूं भरी पड़ी थी जैसे जबरदस्ती अंदर डाली गई हो। वही महल जो बाहर से भूतों का बसेरा लगता था, अंदर से यूं लग रहा था जैसे किसी बहुत अमीर बादशाह का घर हो। लेकिन दीवारों पर जगह जगह इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां लटकी हुई थी, जिन्होंने महल के माहौल को न सिर्फ रहस्यमय बना दिया था बल्कि डरावना महसूस हो रहा था। पूरा महल छानने के बावजूद भी उनको शताब जादूगर नजर न आया। जंगल वाली चिड़िया ने कहा, कहीं शताब जादूगर कहीं चला न गया हो। हीरा चिड़िया बोली, अगर वो कहीं चला भी गया है तो दोपहर के खाने के वक्त जरूर आ जाएगा। तुमने फल लाने वाले राक्षसों की बातें नहीं सुनी। वे कह रहे थे कि इतने ढेर सारे फल शताब जादूगर सिर्फ आज दोपहर को खाएगा। फिर एकदम हीरा चिड़िया को कुछ याद आया। उसने दूसरी चिड़िया से कहा, यह महल बहुत ऊंचा है, हम ऊपर की मंजिल पर तो गए ही नहीं, शायद शताब जादूगर ऊपर हो। वे दोनों चिड़िया उड़ी और ऊपर चली गई, लेकिन वे बहुत सावधानी से इधर उधर देखती हुई वहां पहुंची। ऊपर भी नीचे जैसा हाल था। उन्होंने बहुत से कमरे देखे, उनमें कोई न था और सोने चांदी की मेज, कुर्सियां और बर्तन सजे हुए थे और हर मेज पर इंसानी खोपड़ियों के ऊपर मोमबत्तियां रखी हुई थी। ये सब देखकर हीरा चिड़िया को बशीर और इकबाल याद आ गए कि यहां तो इस महल में दौलत के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन वे 2 वक्त की रोटी की खातिर चोरी करने पर मजबूर हो गए थे। दोनों चिड़िया अलग अलग कमरे देखती हुई जब आखिरी कमरे के रोशनदान में बैठी तो उन्होंने सोने के एक तख्त पर बैठे हुए एक डरावनी शक्ल और बहुत बड़े शरीर वाले शख्स को देखा। यूं लगता था जैसे मांस का पहाड़ हो। वो पक्का शताब जादूगर था, क्योंकि सुनहरी परी की बताई हुई निशानियों के अनुसार उसके लंबे लंबे दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे।
आंखें सूरज के अंगारों जैसी थी। उसके सिर पर सिर्फ बीच में ही बाल थे, जो काफी लंबे थे, और उसके तंग माथे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। हीरा चिड़िया की साथी उस खौफनाक जादूगर को देखकर कांपने लगी। उसने हीरा चिड़िया से कहा, हम दोनों तक, या हम जैसी हजारों चिड़िया मिलकर इस जादूगर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और फिर जिस जादूगर के गुलाम और दरबारी राक्षस हो, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमें अपनी जान बचाने के लिए फौरन यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन हीरा चिड़िया ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं शताब जादूगर के सोने का इंतजार करूंगी। उसकी बात सुनकर दूसरी चिड़िया खामोश हो गई। उसने कुछ देर बाद कहा, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देना चाहती हूं, लेकिन मुझे इस शताब जादूगर को देखकर डर आ रहा है। तुम्हें हौसला करना चाहिए। हीरा चिड़िया बोली, तुम एक बड़ा काम करने आए हो। हम जालिम का जुल्म मिटाना चाहती है। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। उसने ज़ैनब मासी के मुंह से कभी सुनी हुई बात दोहराई। काफी देर बाद शताब जादूगर उठा और अपने पलंग पर जा लेटा, क्योंकि उसे सारा दिन सोने और खाने के अलावा कोई काम न था। इसीलिए वो इस कदर मोटा हो गया था। हीरा चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा, तैयार हो जाओ। अब वो वक्त नजदीक आ रहा है जब हमने भगवान के जीवों को इस जालिम के जुल्म से आजादी दिलानी है। थोड़ी ही देर में जादूगर खर्राटे लेने लगा। उसके खर्राटों की आवाज इतनी डरावनी और अजीब थी, जैसे 20 चुड़ैलों ने मिलकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हो। हीरा चिड़िया उसके मोटापे से ये अंदाजा तो लगा चुकी थी कि अगर जादूगर उन्हें देख ले तो भागकर उन्हें नहीं पकड़ सकता, लेकिन अपने जादू से पलक झपकते ही उन्हें राख बना सकता है। इसलिए जादूगर के खर्राटों के बावजूद वे दोनों इस इंतजार में थी कि उसकी नींद और गहरी हो जाए, और फिर ये यकीन करने के बाद कि अब शताब जादूगर गहरी नींद में पहुंच चुका है, दोनों चिड़ियों ने अपने पंखों में छुपाकर रखा हुआ वो एक एक कांटा निकाला जो जहरीला था, और वे दोनों जंगल से चलते वक्त काफी मेहनत और मुश्किल के बाद एक जहरीले पौधे से तोड़कर लाई थी। मोटापे की वजह से शताब जादूगर करवट नहीं बदल सकता था। दोनों चिड़ियां कांटों को चोंच में पकड़े तेजी से जादूगर के चेहरे पर झपटी और अपनी पूरी ताकत से तेज नुकीले कांटे जादूगर की आंखों में उतार दिए। कांटों के जहर ने काम करने में देर न लगाई। अगले ही पल जादूगर तकलीफ और दर्द की वजह से चीखता चिल्लाता हुआ उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जादुई ताकत खत्म हो गई। वो बेबसी और लाचारी से दहाड़ता हुआ बोला, कौन है वो जालिम जिसने मेरी आंखें फोड़कर मेरी जिंदगी को तबाही के गड्ढे में पहुंचा दिया है? मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास कुछ नहीं रहा। कोई है जो मेरा सारा माल और दौलत और हीरे जवाहरात ले ले और मुझे मेरी आंखें वापस कर दे। मैं अब जादुई ताकत की इच्छा नहीं रखता। मैं अपने जुल्म से तौबा करता हूं। मैंने भगवान के जीवों को बहुत सताया है। जादू के जोर से इंसानों को जानवर बना देता था। वाकई मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन मेरी आंखें भगवान के लिए कोई मेरी रोशनी वापस ला दे। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा। दोनों चिड़ियों ने जब ये देखा तो वे चूं चूं करती हुई वहां से उड़ गई, जैसे हंसते हुए कह रही हों, जब दूसरों पर जुल्म करता था तो इसे उन पर तरस न आया। अब अपनी जान पर बनी है तो चीख चिल्ला रहा है। कितने जुल्म ढाए हैं दूसरों पर इसने अपनी शैतानी ताकत के जरिए, लेकिन आज कुदरत ने हम छोटी छोटी चिड़ियों के जरिए इस जादूगर का घमंड मिट्टी में मिला दिया है। चिड़िया खुशी खुशी उस पहाड़ी जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां वो परी को शाम तक वापस पहुंचने का कह आई थी। कामयाबी की खुशी की वजह से उन्हें सफर ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था, वरना आते वक्त थकान ने उन्हें तोड़ दिया था। वे अब रास्ते के हरे भरे पेड़ों और बहते झरनों को देखकर मजे ले रही थी। यूं लगता था जैसे रास्ते में मौजूद हर चीज, पेड़, टहनियां, फूल, पत्ते और झरनों की लहरें खुशी से गा रही हों और हंस रही हों। रास्ते में हीरा चिड़िया ने अपनी साथी से कहा, मैं कहती थी कि अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम जरूर कर लेंगी, और तुम घबरा रही थी।
तुमने शायद नहीं सुना, इंसान कहते हैं हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वे दोनों इतनी तेजी से उड़ रही थी कि उनके उड़ने से लगता था जैसे वे जल्द से जल्द उस पहाड़ी जंगल में पहुंचना चाहती हों। वे जब उस जगह पहुंची जहां उन्होंने परी को आने के लिए कहा था, तो उन्होंने देखा कि परी वहां पहले से मौजूद थी। उसके साथ और भी बहुत से लोग वहां मौजूद थे जो अपने कपड़ों से शहजादियां, शहजादे, परियां और परी जैसे लगते थे। चिड़ियों ने जब सुनहरी परी को खुशखबरी सुनाई तो उसने बताया कि उसे पहले ही पता चल चुका है, क्योंकि इस जंगल में रहने वाले बहुत से पक्षी और जानवर जो शताब जादूगर के शैतानी जादू का निशाना बने हुए थे, अब वे वापस इंसानी शक्ल में आ गए हैं। बाकी सब हीरा चिड़िया और सुनहरी परी की बातों को नहीं समझ रहे थे, इसलिए वे खामोश थे। एक बेहद खूबसूरत शहजादी ने सुनहरी परी से कहा, हम सब वापस असली शक्ल में आ चुके हैं। शताब जादूगर की मौत में हमारा छुटकारा था। आखिर हमारे वे मददगार कौन हैं जिन्होंने इतने जबरदस्त और जालिम जादूगर का खात्मा किया? तुमने कहा है कि तुम हमें उनसे मिलाओगी। आखिर वे कौन हैं? और फिर सबकी नजर हीरा चिड़िया की चूंचू की वजह से उसकी तरफ उठ गई। इस पर सुनहरी परी ने चिड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है वो। सबने नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरफ हैरानी से देखा और फिर सबने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छी चिड़ियों, तुमने हम पर बहुत एहसान किया है। हमें बताओ, हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। इस पर हीरा चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और चूं-चूं करने लगी, जैसे कह रही हो, शुक्रिया कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। हीरा चिड़िया को अचानक ज़ैनब मासी याद आ गई। वो उसकी सेहत के लिए कुछ करने के लिए घर से निकली थी, मगर शताब जादूगर को सजा देने के चक्कर में बहुत सा वक्त बर्बाद हो गया। हीरा चिड़िया एकदम उदास हो गई। वो उन तमाम लोगों को हंसता छोड़कर वहां से उड़ गई और दूर एक पेड़ पर जाकर बैठी और सोचने लगी कि क्या करूं। दूसरी चिड़िया उसे ये तो बता चुकी थी कि जिस पेड़ पर उसने रात गुजारी थी, उसका रोजाना एक ताजा फल अगर किसी बीमार को लगातार 17 दिन खिलाया जाए तो उसकी हर तरह की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चिड़िया के लिए अब यह मसला था कि वो यहां से अपनी नन्ही मुन्नी चोंच में ज्यादा से ज्यादा 1-2 फल दबाकर ले जा सकती थी, लेकिन दूरी इतनी थी कि रोजाना ऐसा करना मुमकिन न था। सुनहरी परी ने तमाम लोगों को उनके देश और शहरों की तरफ भेजा और खुद अपने सुनहरी पंखों को हिलाती हुई उड़कर हीरा चिड़िया के पास आई और कहा, अच्छी चिड़िया, तुमने ऐसा काम किया है कि हम सारी जिंदगी तुम्हारी याद को दिल से नहीं भुला सकेंगे, लेकिन तुम कुछ दुखी नजर आती हो। हीरा चिड़िया तो चुप रही, लेकिन उसकी साथी चिड़िया ने परी को सारा किस्सा सुनाया। परी बोली, हीरा चिड़िया, गम न करो, मैं रोजाना एक ताजा फल ज़ैनब मासी के घर तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगी और तुम अपनी मददगार का इलाज कराओगी। अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकत दी है कि मैं सैकड़ों मील का सफर उड़ते हुए कुछ घंटों और मिनटों में तय कर लेती हूं। परी की बात सुनकर हीरा चिड़िया को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसका नीला रंग और गहरा हो गया और सूरज की रोशनी में चमकने लगी। परी ने कहा, अच्छी चिड़िया, तुम अपने घर जाओ। परसों सुबह मैं एक ताजा फल ले जाकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। इसके साथ सुनहरी परी वहां से उड़ती हुई परिलों की तरफ चली गई और जब हीरा चिड़िया वहां से जाने लगी तो दूसरी चिड़िया ने कहा, हीरा चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारे साथ रहकर जहां मुझे दिल से खुशी होगी, वहां मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों की सेवा करके अपना वक्त गुजारूंगी। हीरा चिड़िया ने उसे अपने साथ चलने की खुशी से इजाजत दे दी। लगातार सफर के बाद वे तीसरे दिन सुबह सुबह ज़ैनब मासी के घर पहुंच गई। ज़ैनब मासी की हालत बहुत खराब थी। मोहल्ले के लोग वहां जमा थे। ये देखकर हीरा चिड़िया बहुत दुखी हुई। अगर सुनहरी परी जल्द न पहुंची तो कहीं ऐसा न हो कि ज़ैनब मासी को कुछ हो जाए। हम दोनों खुद क्यों न 2-4 फल अपने साथ ले आए। फिर उसे याद आया कि वे तो इस सफर में खराब हो जाते और काम के न रहते कि उसी पल सुनहरी परी
हवा में उड़ती हुई वहां आ पहुंची। परी को देखकर हीरा चिड़िया खुश हो गई और चूं चूं करने लगी। उसकी चूं चूं सुनकर ज़ैनब मासी ने एक पल के लिए उसे देखा और उसे बुलाने के लिए मुंह खोला। उसी पल सुनहरी परी ने चिड़िया के कहने पर फल का रस ज़ैनब मासी के मुंह में निचोड़ दिया। इस तरह सुनहरी परी अगले 16 दिन तक वो फल लाती रही और वह ज़ैनब मासी को खिलाया जाता रहा। 17वें दिन ज़ैनब मासी उठकर बैठ गई और फिर कुछ ही दिनों में अच्छी भली हो गई। चिड़िया खुश थी कि उसकी मेहनत सफल हुई। ज़ैनब मासी ने भी हीरा चिड़िया और उसकी सहेली चिड़िया को रोजाना अच्छे अच्छे चूरमे और दूसरी चीजें देना शुरू कर दी। इस तरह मासी ज़ैनब के घर की रौनक एक बार फिर वापस लौट आई। आज भी बस्ती के लोग हीरा चिड़िया को याद करते हैं।